इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और अब चर्चा कर लेते हैं कांग्रेस की सियासत पर। कांग्रेस पार्टी को नया आला कमान मिल गया है मल्लिकार्जुन खड़गे के तौर पर। तो ये खबर कितनी महत्वपूर्ण और कितने चैलेंजेस होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए, इस पर भी बात कर लेते हैं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के नए अध्यक्ष के तौर पर पद को संभाल लिया है, अध्यक्ष की कमान संभाल ली है। खड़गे के अध्यक्ष बनने के साथ ही कांग्रेस के शिखर नेतृत्व की बागडोर 24 साल बाद आधिकारिक तौर पर गांधी परिवार से बाहर किसी व्यक्ति को मिली है। संगठन ने इसे खड़गे युग की नई शुरुआत माना है, लेकिन उनकी भूमिका को लेकर सवाल आज भी हैं बरकरार। क्या राहुल गांधी की भूमिका से आगे बढ़ पाएंगे खड़गे? भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को रीलॉन्च करने की कोशिशें हो रही हैं। पार्टी का फोकस राहुल को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी भूमिका के लिए तैयार करना है। सोनिया गांधी ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने से राहत महसूस कर रही हूं, और ये एक बार सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये आखिर राहत किस तरह की है। क्या G23 की चुनौती से राहत महसूस कर रही हैं सोनिया गांधी? ये भी तमाम सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं। और इसके साथ ही साथ एक बड़ा सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को गांधी परिवार की छत्रछाया से अलग स्वयं फैसले लेने वाला अध्यक्ष वो बन पाएंगे? कांग्रेस में अभी संगठन का चुनाव होना बाकी है, और ये मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भी और कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक चुनौती के तौर पर हो सकती है। इस बीच मिशन 24 के तहत क्षेत्रीय पार्टियों में गठबंधन को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि आखिर जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर के किस तरह से गठबंधन किया जाए। एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना उद्धव के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत करने की उनकी खबर आ रही है। राजनीतिक विश्लेषक इसे महाराष्ट्र की राजनीति से की मजबूरी के तौर पर देख रहे हैं। उनका मानना है कि ये सभी दल मजबूरी में अवसरवादिता के तौर पर सामने आए हैं। बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के बढ़ते प्रभाव ने महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को अपनी एकजुटता बरकरार रखने पर किया है मजबूर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या पार्टी का चेहरा बनाने में खड़गे के नाम पर महाविकास अघाड़ी की होगी स्वीकृति? ये एक बड़ा सवाल हो सकता है कि खड़गे के नाम पर महाविकास अघाड़ी को क्या स्वीकृति हो सकती है। ये एक बड़ा सवाल सामने आ रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे को औपचारिक तौर पर कांग्रेस का नेता चुन लिया गया है, और क्या कुछ कहा है इस जो समारोह रहा है, जो कार्यक्रम हुआ है जब वो अध्यक्ष चुने गए और उसके बाद जब उन्होंने अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया, तो ऐसे मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण है। आज एक वर्कर, मजदूर का बेटा, एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुनकर ये सम्मान देने के लिए आप सबका हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूं। और नए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पद संभालने के बाद बीजेपी ने एक बार फिर परिवारवाद पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि कांग्रेस को आगामी विधानसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी के लिए किसी व्यक्ति की तलाश थी जो खड़गे के जरिए अब पूरी हो गई है। खड़गे जी आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, मगर आज भी हमने तस्वीरों में देखा, एक तरफ सोनिया जी और एक तरफ राहुल गांधी जी बैठे थे। खड़गे जी हैड नो लीवे, दोनों तरफ परिवार बैठा हुआ है, और है तो उनका आंतरिक विषय, मगर मैं तो इस पे कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा। मगर खड़गे जी ने तो खुद ही कहा था कि अगर हम बकरा ईद में बचेंगे तो हम मुहर्रम में नाचेंगे। तो अब देखते हैं, हिमाचल और गुजरात के चुनाव आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को बलि का बकरा गुजरात और हिमाचल के चुनाव का मिल गया हो, और खड़गे जी को, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्केपगोट के रूप में इस्तेमाल किया जाए, उनको एक तरह से बलि दे दी जाए। इसमें यह भी देखना है। तो बेहद जिसको कहते हैं कि ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हो गया है, क्योंकि बीजेपी लगातार ये भी अब कहने लगी है कि ये स्केपगोट भी बनाया जा सकता है मल्लिकार्जुन खड़गे को। फिलहाल ये जो पूरी सियासत है ये महाराष्ट्र से भी जुड़ती है। शिशिर सेलार हमारे संवाददाता इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ दो खास मेहमान इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए, ऋषि मिश्रा जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस के समर्थक समझे जा रहे हैं, वो हमारे साथ में है, और अनिला सिंह बीजेपी की प्रवक्ता है,
वो हमारे साथ में हैं। आप दोनों खास मेहमान का बहुत स्वागत है। और शिशिर, आपके साथ शुरुआत करेंगे। ये पहली बार हो रहा है कि जब महाराष्ट्र में जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है वो जो एंटर करेगी, तो वहां पर जो उनके सहयोगी दल हैं वो उनके स्वागत के लिए खड़े होंगे पलक पावड़े बिछाए। किस तरह से जो शिवसेना उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ता हैं वो इसको ले पा रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे और बाला साहब ठाकरे पहले जो उनके अपने विचार थे, ये उससे कहीं ना कहीं ये जो पूरी पॉलिटिक्स है उसके उलट हो रही है। बिल्कुल, हालांकि इसकी पृष्ठभूमि में अगर देखा जाए तो निखिल 2019 से इसकी शुरुआत हो चुकी थी, जिस वक्त शिवसेना जो है कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर जब सत्ता में आई थी। हालांकि उसके बाद अगर अब तक देखा जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति में काफी सारा बदलाव आ चुका है, और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि चाहे फिर ये मजबूरी हो सकती है या फिर कोई दूसरा विकल्प ना होने के कारण जिस प्रकार से इस वक्त राजनीति महाराष्ट्र में हो रही है, जहां पर हम ये कह सकते हैं कि शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस एक साथ आ रहे हैं, शायद कोई दूसरा पर्याय यहां पर उपलब्ध नहीं हो सकता है। ये भी कहा जो मीडिया रिपोर्ट में कई सारी बातें आ रही है। मीडिया रिपोर्ट की अगर हम बात करें पिछले कुछ दिनों के, तो उन्होंने ये भी कहा कि 7 तारीख को हालांकि भारत जोड़ो यात्रा का महाराष्ट्र में आगमन होगा और नांदेड़ होते हुए, बुल्डाना होते हुए तकरीबन 14 दिन का ये प्रवास सफर होगा महाराष्ट्र से। भारत जोड़ो यात्रा जो है महाराष्ट्र से गुजरेगी, और इसी दरमियान जो है जो महाराष्ट्र में अगर देखा जाए महाविकास आघाड़ी के दो अलग पार्टनर है, एनसीपी और शिवसेना, वो भी जो है कांग्रेस के साथ मंच साझा कर सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बारे में कोई पुष्टि अब तक नहीं आई है शिवसेना की तरफ से, लेकिन कुछ ही दिनों पहले एक शिष्टमंडल था कांग्रेस का जिन्होंने मुलाकात की उद्धव ठाकरे से, और उन्हें न्योता भी दिया कि वो भी जो है भारत जोड़ो यात्रा में आए। और मैंने लफ्ज का इस्तेमाल किया था पृष्ठभूमि, तो उसमें यह भी है कि जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट जो है उनका रुख अगर देखा जाए तो इस वक्त उनके निशाने पर बीजेपी है, वही दूसरी और वो कहीं ना कहीं पास जाते जा रहे हैं कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के। फिर चाहे वो उनका मुखपृष्ठ सामना हो, सामना में जिस प्रकार से लेख छपकर आते हैं, जिस प्रकार से उसमें बातें कही जाती है, तो उसमें ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या शिवसेना उद्धव ठाकरे फिर से एक बार जो है कांग्रेस और एनसीपी के काफी बेहद करीब जा चुके हैं। ये भी कई सारे सवाल उसमें उठते हैं, तो ये एक तरह अगर देखा जाए मुद्दा होगा। दूसरा मुद्दा इसमें यह भी देखना होगा कि अभी कुछ ही दिनों पहले महाराष्ट्र में जो है ग्राम पंचायत के चुनाव हुए थे, और जिस प्रकार से ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजे आए उसमें स्पष्ट रूप से बीजेपी एक नंबर पायदान पे थी। तो वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो शिवसेना से अलग, मतलब 2 शिवसेना गुट है, उसमें एकनाथ शिंदे गुट की अगर बात करें तो उनको भी काफी अच्छी यहाँ पे सफलता मिली है। तो ये दूसरा मुद्दा हो सकता है कि जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना का और बीजेपी सामने आ रही है, तो बड़ी टक्कर हो सकती है उद्धव ठाकरे गुट कांग्रेस और एनसीपी के लिए। तो ऐसे में उनके पास क्या कोई पर्याय हो सकता है सिवाय एक साथ आने के? तो ये भी राजनीति में अगर महाराष्ट्र देखा जाए कयास लगाया जा रहा है कि कोई दूसरा पर्याय इस वक्त उपलब्ध नहीं है। शिशिर कह रहे थे कि इस राजनीति को तो लोग समझ ही रहे हैं। दरअसल हम जानना चाह रहे थे कि जो कार्यकर्ता है उनके बीच में क्या संदेश है। फिलहाल इस सवाल पर हम आपके पास बाद में एक बार फिर से आएंगे, लेकिन अनिला सिंह जी आपके पास आते हैं। पहले आप ये जो राहुल गांधी को रीलॉन्च करने की कोशिश हो रही है उसमें खड़गे साहब कितना टिक सकेंगे, आपको क्या लगता है? एक बात। और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ कि जो पूरी महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है, जैसे अभी शिशिर बता रहे हैं कि ये मजबूरी का गठजोड़ है, कि कब तक चलेगा और कैसे इसको देखती इस पूरी सियासत में? जी, मेरी सबको राम राम जी। और जहां तक खड़गे साहब का रोल रहेगा राहुल गांधी जी के भविष्य की राजनीति के लिए, तो उसके लिए मैं क्या कहूँ, जब इंजन ही इतना पुराना लगा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि गाड़ी कैसे चलेगी। वही खटर पटर ब्रेक डाउन यही सब चीजें आपको दिखाई देंगी। सबसे उम्र दराज जो है ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, इनसे कम उम्र के बाबू जगजीवन राम जी थे। और हाँ, हम जानते हैं कि कांग्रेस जो है प्रयास करती है कि भाई नॉर्थ में तो हम देख लेंगे, गांधी परिवार देख लेगा, पर साउथ से हमारे पास कोई ना कोई रहना चाहिए, तो साथ में अध्यक्ष बनाए गए हैं। पर जैसे अंग्रेजी में एक कहावत होती है, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, यहाँ तो वाइन भी ओल्ड है, बॉटल भी ओल्ड है, तो यहाँ पर मामला सब गड़बड़ शड़बड़ है। और यहाँ पर ये चुनौती किसको देंगे? सामने कौन खड़ा हुआ है? सामने भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है, सामने हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी वो हैं, अमित शाह जी हैं, जेपी नड्डा जी हैं। तो उनसे क्या खड़गे साहब, जो बिल्कुल मन नहीं था उनका कांग्रेस का राष्ट्र अध्यक्ष बनने के लिए, फिर भी उनको मजबूरन बनाया गया। मजबूरी जो थी वो गांधी परिवार की थी, क्योंकि उनको अपने बेटे को या अपनी बेटी का जो भविष्य है वो सिक्योर करना था। तो सीधी सी बात है, ना तो ये राष्ट्र के लिए है, ना ये अपनी पार्टी के लिए है, ये गांधी परिवार जो है अपने लिए है। और इसमें जो है ना कि पार्टनर्स इन क्राइम की तरह जो खड़गे साहब है वो साथ दे रहे हैं।
हमने देखा 90% वोट जो है इनको मिल जा रहा है, थरूर साहब को नहीं मिल रहा है। थरूर साहब ने दुनिया भर के आरोप भी इनके ऊपर लगा दिए हैं। जिस प्रकार से विभाजन हम कांग्रेस पार्टी में देख रहे हैं कि कुछ लोग G23 बना लेते हैं, कुछ लोग राजनीतिक दल छोड़कर अपनी पार्टी को लॉन्च कर लेते हैं, बहुत कुछ जो है 150 से ज्यादा बड़े नेता हमारी पार्टी में ये आ चुके हैं। इतनी सारी चुनौतियां हैं, क्या एक उम्रदराज नेता जिसका बिल्कुल मन नहीं था अध्यक्ष बनने के लिए फिर भी बना दिए गए, क्या वो संभाल सकते हैं? तो यहाँ पर स्वार्थ की राजनीति जो है वो सर्वोपरि है, परिवारवाद की राजनीति वो सर्वोपरि है। ना यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की चिंता है, ना वर्कर्स की चिंता है, और नेता तो आप देख ही रहे बिखर रहे हैं। जी चलिए जी ऋषि जी कांग्रेस के ऊपर लगातार अभी भी बीजेपी इस बात को लेकर हमलावर है कि जी दरअसल ये जो परिवारवाद से हटने का जो दिखावा है, ये दरअसल ये एक दिखावा भर है, ये फेक है, और असल जो सत्ता है वो अभी भी गांधी परिवार के हाथ में ही रहेगी। और आपने तमाम सारे स्टेटमेंट सुने, अभी आपने अनिला सिंह जी को भी सुना, क्या कहेंगे आप? अनिला जी को ये कहना चाहूँगा, एक कहावत है ओल्ड इज गोल्ड, और ये भाजपा नहीं है कि बिना चुनाव कराए, बिना लोकतांत्रिक पद्धति को फॉलो करते हुए किसी को एक व्यक्ति ने डिसीजन ले लिया और जेपी नड्डा जी को अध्यक्ष दोबारा बना दिया। एक कांग्रेस पहली पार्टी है हिंदुस्तान में जो चुनावी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए हजारों डेलीगेट्स ने उस चुनाव में भाग लिया और जो जिनको वो पसंद करते थे उनको चुना। ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए और लोकतांत्रिक परंपरा के लिए मैं बहुत बेहतर मानता हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को लेकर भाजपा और भाजपा के नेताओं के पेट में दर्द इसलिए है कि कांग्रेस ने एक दलित समुदाय, एक मजदूर के बेटे को अध्यक्ष बनाया है। ये बीजेपी को पच नहीं रही है। आप देख लीजिए 28 राज्यों में भाजपा का संगठन है, और बंगारू लक्ष्मण को छोड़कर आप देख लें तो किसी भी दलित को उन्होंने अध्यक्ष नहीं बनाया। या 28 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष की सूची देख लीजिए, उसमें एक भी दलित हमारे दलित भाई जो हैं इनके पार्टी के अध्यक्ष नहीं है। या 4 टॉप कैबिनेट मिनिस्टर प्रोफाइल देख लीजिए, चाहे वित्त विभाग हो, डिफेंस विभाग हो, क्या कहते हैं फॉरेन विभाग हो, एक भी दलित समाज से आने वाले व्यक्ति को उन्होंने नुमाइंदगी नहीं दी है। तो कहीं न कहीं ये जो भाजपा का जो दलित प्रेम सिर्फ चुनावी सभाओं में दिखता है, वो उसको कहीं न कहीं कांग्रेस ने पर्दे से बाहर लाने का काम किया है। तो भाजपा को तो स्वागत करना चाहिए। कांग्रेस ने एक दलित समुदाय, एक मजदूर के, एक गरीब के बेटे को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। उन्होंने स्वागत तो किया है ऋषि मिश्रा जी, स्वागत तो उन्होंने किया है, स्वागत बीजेपी ने किया है कि वो उनका अपना आंतरिक राजनीति है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जी दरअसल मैं उस सवाल पे आना चाह रहा हूँ, आप बात बिल्कुल अपनी रखिए। मैं कह रहा हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि आप दरअसल केवल एक स्केपगोट ढूंढ रहे हैं, एक चेहरा ढूंढ रहे हैं, और परिवारवाद से अलग कहीं नहीं हुए हैं। निखिल जी, मैं मानता हूं कि एक हिंदुस्तान की राजनीति की कड़वी सच्चाई है, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, राजद हो, जेडीयू, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है उसमें कहीं न कहीं परिवारवाद है। लेकिन परिवारवाद से भी अधिक खतरा मैं लोकतंत्र के लिए व्यक्तिवाद मानता हूं, और भाजपा में तो व्यक्तिवाद है। भाजपा में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में सभी जो सदस्य हैं उनकी राय को लिया जाता है। भाजपा पहली पार्टी है जो एक परफॉर्मर के साइज को कट किया जाता है। नितिन गडकरी साहब इतने अच्छे परफॉर्मर हैं, चाहे वो कैबिनेट की बात हो, चाहे वो संगठन की बात हो, उनके जो राजनीतिक कद को किस प्रकार से कम किया गया। तो कहीं ना कहीं यदि मैं कांग्रेस में यदि भाजपा कहती है परिवारवाद है, तो भाजपा में तो व्यक्तिवाद है। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी डिसीजन लेते हैं कि पार्टी में क्या होगा क्या नहीं होगा। आप बता दीजिए राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी या जेपी नड्डा जी का कोई रोल भी है? और मैं एक बात करके खत्म करना चाहूंगा, मल्लिकार्जुन खड़गे कितने भी कमजोर का अध्यक्ष होंगे, जेपी नड्डा से मजबूत ही अध्यक्ष होंगे। और परिवारवाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उनसे सलाह लेना क्या गुनाह है क्या? जेपी नड्डा जी अमित शाह और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सलाह नहीं लेते हैं क्या? चलिए अनिला सिंह जी से जवाब ले लेते हैं। चलिए ऋषि जी, अनिला सिंह जी से जवाब ले लेते हैं। अनिला सिंह जी, बहुत संक्षेप में इस पर आप जवाब दे दिए, उसके बाद थोड़ा महाराष्ट्र की सियासत पर भी चर्चा कर लें। पहले आप जो ऋषि जी ने कहा इसका जवाब दे दीजिए। जी, ये डायनाक्रेसी में विश्वास रखने वाले राजनीतिक दल जो है अब हमें डेमोक्रेसी समझाएंगे। 137 वर्ष में छठी बार केवल
छठी बार गडकरी जी को चुनाव हो रहा है, अध्यक्ष गडकरी जी को डेमोक्रेसी क्यों का पाठ पार्लियामेंट पढ़ा वोट रहे ज्यादा? हैं। अब एक एक करके उनको जवाब देने दीजिए। जी जी, जवाब देने दीजिए। जी 41 वर्ष जो है वो गांधी परिवार का अध्यक्ष रहा है, 34 वर्ष जो है बाकी रहे हैं यहाँ पे, पर उनका टेन्योर कितना रहा है ये अच्छी तरीके से जानते हैं, डोर किसके हाथ में रही ये भी हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तो डेमोक्रेसी क्या है उसका पाठ तो आप हमें ना पढ़ाएं। आप चाहे जितना भी कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी में व्यक्तिवाद है, ये देश की जनता जो बार बार भारतीय जनता पार्टी को चुनकर सिद्ध कर दे रही है कि ये व्यक्तिवाद नहीं है, ये राष्ट्रवाद है। दूसरी बात ये है कि 22 साल जो है मिसेस सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी वो अध्यक्ष रही, 2 साल राहुल गांधी जी अध्यक्ष रहे, तो सीधी सी बात है 24 वर्ष को हाल फिलहाल ये परिवार अध्यक्ष रहा है। यहाँ पर आप ये कह रहे हैं ना कि भाई ठीक है ये तो बिल्कुल इलेक्शंस नहीं कराते हैं, एक नाम लेकर आ जाते हैं, उसको नॉमिनेट कर देते हैं, जबकि हमारी एक प्रक्रिया है उसको हम पूरा फॉलो करते हैं। उसके बावजूद आप मुझे ये बता दीजिए यहाँ पे मिसेस सोनिया गांधी ने क्या खड़गे साहब का नाम सजेस्ट नहीं किया था? यहाँ तो खड़गे साहब चाह भी नहीं रहे थे, बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे। हाँ, उधर मुख्यमंत्री राजस्थान जो हैं वो इनका नाम सजेस्ट करते हैं, जबकि मुख्यमंत्री के रूप में उनको नहीं करना चाहिए था, उनके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं होता है। तो हिटलर शाही जो है जिस प्रकार से कांग्रेस में है गांधी परिवार की, उस प्रकार की तो कोई तुलना हम किसी भी राजनीतिक दल में भारतवर्ष में तो हम कर नहीं सकते। पर हाँ, हम भी देखेंगे कि अब ये खड़गे साहब जो है अध्यक्ष बन गए हैं। 17 राज्य यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस का नामो निशान नहीं। हाँ, 11 राज्य यूनियन टेरिटरी से जहाँ पे 1 या 2 इनके नुमाइंदे बैठे हुए हैं। यूपी जैसे बड़े प्रदेश में जो है केवल 2 इनके विधायक आते हैं और एक सांसद के रूप में मिसेस सोनिया गांधी आती हैं। तो इतनी बड़ी जो चुनौती है तो जी बड़ी चुनौती है, निश्चित तौर पर खड़गे साहब के पास बड़ी चुनौती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। शिशिर आपके पास आएंगे। ऋषि जी, हम थोड़ा सा विषय जो है दूसरा कर रहे हैं, हमारे पास बहुत कम समय रह गया है। ये जो हमारी चर्चा थी थोड़ी लंबी खिंच गई। शिशिर, बहुत संक्षेप में, बल्कि 30 सेकंड में हम बल्कि आपको समय भी दे रहे हैं कि आप बताइए कि जो कार्यकर्ता है वो डिफरेंट पार्टीज के, चाहे वो शिवसेना के दोनों गुट हों या कांग्रेस के हों, ये जो अवसरवादी जो राजनीति है और आम लोग हैं इसको किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर महाराष्ट्र की राजनीति देखी जाए तो किस करवट राजनीति जा रही है ये कोई यहाँ पर आंक नहीं पा रहा। और इसीलिए कार्यकर्ताओं की बात करें तो जिस प्रकार से हाल ही दिनों में जिस प्रकार से शिवसेना के 2 फाड़ हमने देखे, वहां पर भी अगर देखा जाए तो कार्यकर्ता थोड़े असमंजस में थे कि आखिर पार्टी जो है पुराने विचार, मतलब जो बाला साहब ठाकरे के विचार है उनके साथ है या फिर नए विचारों के साथ है जिनके जरिए वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के पास जाना चाहती है। ये अंतरूनी अगर बात करें, कार्यकर्ता जब बात करते हैं तो ये विचार उनसे हमें सुनने मिलते हैं। वही बात करें कांग्रेस राष्ट्रवादी की तो वहां पर भी अगर देखा जाए कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस, जब से राष्ट्रवादी कांग्रेस का उदय हुआ है तब से लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, लेकिन इसके बावजूद अगर देखी जाए राष्ट्रवादी कांग्रेस की राजनीति अब तक कोई आंख नहीं पाया है। इसका उदाहरण ये कहेंगे हम कि एक बार अगर देखा जाए शरद पवार कांग्रेस के साथ भी होते हैं तो वही दूसरी ओर वो मंच साझा करते होते भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ। तो ऐसे में कार्यकर्ता भी थोड़े असमंजस में है कि किस तरफ जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस का रुख रहेगा। तो ऐसे में जब ये तीनों पार्टियां एक साथ आएगी तो इनका तीनों का साझा कार्यक्रम क्या होगा, किस प्रकार से आगे चुनाव लड़ेंगे, कौन से मुद्दे होंगे, ये तीनों पार्टियां एक साथ मिलकर आएंगी, इन सभी मुद्दों पर इस वक्त कार्यकर्ता जो है वो कहीं ना कहीं असमंजस स्थिति में इस वक्त दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि हम बात करते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि सामने आती है। जी, असमंजस में स्थिति में होने की वजह भी यह है कि जो अब तक बाल ठाकरे और उद्धव ठाकरे जिस विचारधारा की बात करके वो राजनीति को अपने बढ़ाते रहे, पिछले दिनों से ये तमाम समय से देखा जा रहा है और वो फिर उसी लाइन पर हैं। शायद वो अपनी राजनीति को बचाना चाहते हैं, अपना आधार बचाना चाहते हैं। ऋषि जी, आपसे समझना चाहेंगे कि शिवसेना और कांग्रेस ये एक बार फिर राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए उद्धव ठाकरे पहुंच रहे हैं, कौन किसके सामने सरेंडर कर रहा है ये भी समझने की जरूरत है। क्या ये राजनीतिक मजबूरी इस कदर आ गई है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हर पार्टी स्वतंत्र है और हर पार्टी की आज़ादी है कि वो किसके साथ गठबंधन करना चाहती है, किसके साथ नहीं करना चाहती है। उद्धव ठाकरे जी को यह लगा होगा कि कांग्रेस एनसीपी के साथ यदि वो मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो जो महाराष्ट्र में बीजेपी और गठबंधन है उसको मैं विचारधारा पर यू टर्न मारने की बात कर रहा हूं। दरअसल स्वतंत्रता तो लोकतंत्र में सबको है, मैं विचारधारा में यू टर्न मारने की बात कर रहा हूं। जी निखिल जी, आपको मैं 2 एग्जांपल देना चाहता हूँ। पीडीपी और बीजेपी का जो विचारधारा था जम्मू कश्मीर में, विचारधारा तो दोनों पार्टी का जो है अलग था, ठीक है, फिर भी बीजेपी और पीडीपी मिलकर सरकार बनाई कि नहीं बनाई।
उसी तरह बिहार में नीतीश कुमार ने भाजपा को भारत जलाओ पार्टी का उपनाम दिया था और हमारे मोदी जी ने नीतीश कुमार के डीएनए को लेकर सवाल किया था। फिर 2015 में इन्होंने गठबंधन करके बिहार में चुनाव लड़ा कि नहीं लड़ा। तो ये विचारधारा आज के राजनीतिक माहौल में किसी भी पार्टी के लिए वो मायने नहीं रखता। चलिए, विचारधारा मायने नहीं रखती अनिला सिंह, बस जवाब ले लेते हैं ऋषि जी। आपने कह दिया विचारधारा मायने नहीं रखती, क्या ये आपको लगता है कि विचारधारा मायने नहीं रखती? और जिस तरह से बाला साहब ठाकरे के सपनों को धता बताते हुए यू टर्न मारा है, क्या कहेंगे विचारधारा सच में मायने नहीं रखती? बीजेपी तो मुस्लिम लीग के साथ पार्टी के लिए विचारधारा मायने नहीं रखती होगी और कई बार राजनीतिक दल जो हैं कॉमन एजेंडा बना के साथ गठबंधन क्यों करते हैं, मैं इस चीज से नकारती नहीं हूँ, परंतु हम जानते हैं जब शिवसेना बनी थी, बाला साहब ठाकरे का एक स्वप्न था, बाला साहब ठाकरे की विचारधारा सोच जो है कांग्रेस के प्रति क्या रही है अच्छी तरीके से सब जानते हैं। शिवसेना जो है वो बाला साहब ठाकरे की वजह से थी, बाला साहब ठाकरे ने बनाई थी, खड़ी करी थी। आज उन्हीं के सपनों को चकनाचूर करके उद्धव ठाकरे ने केवल और केवल सत्ता की लोकता के लिए जो है अपने पिताजी का भी मान सम्मान छोड़कर ऐसे राजनीतिक दल से हाथ मिला लिया था जिसको कि बाला साहब ठाकरे बिल्कुल पसंद नहीं किया करते थे। और आज उसके स्वागत के लिए अगर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे खड़े हुए हैं तो सीधी सी बात है, किसको कष्ट होगा सबसे ज्यादा, किसकी आत्मा का सबसे ज्यादा कष्ट में रहेगी? बाला साहब ठाकरे की। ये दिखाता है कि जिस कंपनी में आप रहते, जिस संगति में आप रहते, उसका असर आपके ऊपर आता है। आप ऐसे राजनीतिक दलों के साथ खड़े हुए हैं आज की तारीख में, एक सवाल आप हमारी बहन से पूछिए, मान सम्मान के साथ नहीं है, आज आपका व्यवहार भी वही हो चुका है। के साथ उन्होंने दे दिया। दरअसल अपनी बात आप सभी लोगों ने कह दिया। उन्होंने कहा कि राजनीति में ऐसे अवसर आते हैं, लेकिन जब आपने बात कही कि विचारधारा से समझौता, दरअसल विचारधारा को लेकर ही जनता के बीच में जाते हैं और विचारधारा से अगर कोई समझौते की बात करते हैं, इसका मतलब वो कि जनता को आप बेवकूफ़ समझ रहे हैं और उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कि शायद लोकतंत्र में न ठीक है और इसको जनता भी बहुत बारीकी से देखती है। बहुत शुक्रिया हमारे तीनों मेहमानों का, दरअसल संवाददाता शिशिर शेलार का भी बहुत शुक्रिया और अनिला सिंह जी आपका शुक्रिया, ऋषि मिश्रा जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर विचारधारा की लड़ाई की बात हमारे राजनीतिक